वेलकम स्टूडेंट। अब हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में हमेशा ही आता रहा है और अब भी इसकी वैल्यू 5 मार्क की ज्यों की त्यों बनी हुई है और ये 100% श्योर है हर बार आपके पेपर में आएगा। ये है एक क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं कि सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स को यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया है रहेगा एक्स वाई जेड में वेरिएबल है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आपको अपने ही सॉल्व करके इक्वेशन पहले बनाने होंगे और फिर सॉल्व करना होगा। कोविड के दौरान लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला काम आपको यह करना होता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया है इसको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे क्या, वी कैन राइट above equations in form of ax equal to b। यहां पे a क्या है, वेयर यहां पे ये मैट्रिक्स a और x और b ये तीनों मैट्रिक्स बताते हैं। a x और ये b ये तीनों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तीन अलग अलग मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स बनते कैसे हैं जरा आप लिखिए। मैट्रिक्स ए में एक्स वाई जेड के जो मल्टीपुल हैं, यहाँ एक्स का मल्टीपुल 2, वाई का मल्टीपुल 3, जेड का मल्टीपुल 3, ऐसे ही एक्स का मल्टीपुल 1, वाई का -2, जेड का 1, एक्स का 3, वाई का -1, जेड का -2। तो ये जो एक्स वाई जेड के मल्टीपुल हैं इनको आप रो में फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो में आप लिख लेंगे। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, एक्स का मल्टीपुल यहाँ 2 है, वाई का मल्टीपुल 3 है और जेड का मल्टीपुल भी 3 है। यहाँ एक्स का मल्टीपुल 1 है, वाई का -2 है और जेड का 1 है। ऐसे ही एक्स का यहाँ 3 है, y का मल्टीपुल -1 है और z का -2 है। तो इस तरह से मैट्रिक्स A एक्स वाई जेड के मल्टीपुल से आप लिख लेंगे। फिर मैट्रिक्स X में क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड जो ये मल्टीपुल हैं, जो एक्स वाई जेड वेरिएबल हैं, इनको आप एक कॉलम में लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स X। और मैट्रिक्स B में आप लिखेंगे क्या कि इक्वल टू के बाद की जो वैल्यू है तीनों इक्वेशन में, इसको आप एक कॉलम के अंदर रख दीजिए, 5 -4 3। तो अब ये आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब आगे आपको क्या करना होता है, दो फार्मूले मैं लिखूंगा, उन दोनों फार्मूले से पता चल जाएगा कि हमको आगे क्या क्या करना है। एक फार्मूला तो ये है कि हमको ए इनवर्स निकालना होगा और ए इनवर्स का मतलब होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। दूसरी वैल्यू मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी और इससे हमको लास्ट फाइनल रिजल्ट हमको इससे मिल जाता है। यानी कि हमको ए इनवर्स पता करना होगा तभी हम वैल्यू पता कर पाएंगे। और ए इनवर्स क्या चीज कहलाती है, ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो ऐसे में अगर सपोज कीजिए कि ए इनवर्स कोई निकाले और ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो फिर ए इनवर्स तो निकलेगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको ये करना होगा
कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता किया जाए। अगर वो 0 नहीं होता है तो फिर ए इनवर्स के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको चाहिए। तो इसको डिटर्मिनेंट मैंने बना दिया। डिटर्मिनेंट का मतलब आप किनारे के जो बाकी साइन है दोनों को खड़ी लाइन में लिखेंगे और मैट्रिक्स का मतलब किनारे आप मोड़ देंगे। तो आइए लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 3 3 1 -2 1 और 3 -1 -2। इसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, कहीं 0 तो नहीं आ जाती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं फर्स्ट रो को लेकर के इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो 2 को मैंने लिया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट हो गया। तो जिस रो में है वो रो छोड़ दीजिए और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको जो मिलता है उसके लिए आप सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा डिटर्मिनेंट मिलता है -2 1 -1 और ये -2, ये मिल जाएगा आपको। फिर आगे यहां पे माइनस में लिखूंगा, ये 3 -3 में लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, पहले में प्लस, दूसरे में आपको माइनस लिखना है, फिर तीसरे में प्लस। क्यों ऐसा लिखा जाता है? बड़ा सिंपल सी बात है, आप ये इसके पोजीशन को ध्यान दीजिए। पहला क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, रो प्लस कॉलम 2। तो ऐसे में जब इवन बनेगा तो आपको प्लस लिखना है और जहां ऑड बनेगा वहां पे माइनस लिखना है। कहां से? आपको याद होगा कोफैक्टर्स जब हम निकाले थे तो वहां से। ये वास्तव में क्या चीज है, ये कोफैक्टर्स है। 2 हमने एलिमेंट लिखा ना, और 2 के लिए कोफैक्टर हो गया। फिर 3 हम पता करेंगे और 3 के लिए जो कोफैक्टर पता करेंगे वो नेगेटिव में होगा, इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया मैंने। इससे बनता है एक मैट्रिक्स 3 को, ये और ये मैंने छोड़ दिया तो बना 1 1 3 -2 और आगे +3। इसके लिए तीसरा एलिमेंट है इस रो का। तो ऐसे में ये छूट गया तो ये और ये छोड़ देंगे आप, बनेगा 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1। और अब इसको सॉल्व कर दें तो देखते हैं क्या मिल जाता है। 2 यहाँ मिल गया हमको, 2 2 जा 4 और यहाँ +1 -3 हो गया और यहाँ पे 3 2 जा 1 2 जा -2 हो गया और 3 1 जा -3 हो गया। फिर यहाँ +3, यहाँ पे 1 1 जा -1 हो गया और 3 2 जा -6 हो गया। तो ऐसे में हम देखते हैं क्या रिजल्ट, -6 नहीं, ये 1 1 जा -1 और 3 2 जा -6 होगा, लेकिन फार्मूले के कारण, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाता है हमको, ये 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस -2 -3 -5 इंटू -3, तो ये भी +15 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस। और ये हो जाएगा 3 इंटू यहाँ भी 5 हो जाएगा 15। तो हमने देखा ये पूरा रिजल्ट सॉल्व करने पे कितना आ गया भाई, ये पूरा रिजल्ट सॉल्व करने पे आ रहा है हमारे पास 40 आ गया, जो कि 0 नहीं है। क्या आया, सॉल्व करने पे 40 आ गया जो कि 0 नहीं मिल रहा है। जब ये 40 मिल गया इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको 40 मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप लिखेंगे क्या, इसका मतलब होता है इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आगे का कार्यक्रम होगा कि हम ए इनवर्स को पता करें। ए इनवर्स को पता करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, यहां लिखा हूं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमने निकाल लिया 40। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि एडजॉइंट ए का मतलब क्या हुआ। एडजॉइंट ए का मतलब हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इन सबको मैं मिटा दे रहा हूं और हमको एक मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी बार बार सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स ए की, उसको मैं यहां से देख लूंगा। तो चलिए, ए इनवर्स का क्या मतलब है कि एडजॉइंट ए का मतलब, एडजॉइंट ए का मतलब है,
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब है कि एडजॉइंट ए का मतलब ये होगा कि हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे, उन कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसमें 3 बातें बताई गई। क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाता है। यानी कि लैंग्वेज में एडजॉइंट ए का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स formed by कोफैक्टर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज चाहिए। तो शुरू करते हैं, पहले कोफैक्टर्स पता लगाते हैं, उस कोफैक्टर से हम मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना है। क्या लिखना है, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोफैक्टर्स के लिए C11 चाहिए, C12 चाहिए, C13 चाहिए। ये कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स का सिंबल ये हो जाएगा। सेकेंड रो के लिए मैं लिख दे रहा हूँ C21, C22, C23। ये हो जाएगा हमारे सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हो जाएंगे। और यहाँ चाहिए हमको C13 नहीं थर्ड, C31, C32 और यहाँ पे C33। तो इनके मुझे कोफैक्टर्स चाहिए सार एक एलिमेंट के। तो यही वो मैट्रिक्स है। मैं इसको मैट्रिक्स में बदल दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मैट्रिक्स हमारा है जिसको हमको चाहिए। तो इसके लिए कोफैक्टर्स लिखते हैं। आपको पता है कोफैक्टर्स लिखने में उसके पोजीशन के कारण प्लस माइनस चेंज होता है। यहाँ पे देखिए पहला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या होगा, आपको पता है कि कोफैक्टर्स लिखते टाइम हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। कोफैक्टर्स मान लीजिए मुझे लिखना है, तो CIJ का मतलब क्या हुआ, -1 पे पावर I प्लस जे और माइनर IJ। ये हमारा फार्मूला है। यानी कि जो भी माइनर कोफैक्टर्स निकालना हो तो माइनर जो भी मिलता है उसका आप -1 पे पावर रो और कॉलम ऐड करके रखेंगे, जो भी साइन बनेगा वो लिख देंगे। तो -1 पे पावर I प्लस जे क्या रिप्रेजेंट करता है, -1 पे पावर जब I और प्लस जे जोड़ने पे इवन आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। -1 पे पावर इवन नंबर पॉजिटिव, -1 पे पावर ऑड नंबर I और J को जोड़ने पे जब भी आएगा तो ये रिजल्ट -1 पे पावर ऑड नंबर हमेशा निगेटिव देगा। तो उस बेस पे हम इनके कोफैक्टर्स के आगे प्लस और माइनस लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कोफैक्टर्स 1 1 मुझे लिखना है, तो ये क्या बताएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 पे पावर 1 प्लस 1 2, -1 पे पावर इवन, तो ऐसे में यहाँ रिजल्ट तो प्लस हो ही जाना है, प्लस हो गया। अब हमको क्या करना चाहिए, माइनर चाहिए। तो माइनर के लिए आपको याद है कि इसको सॉल्व किया जाता था। ये 2 के लिए लिख रहा हूं, तो 2 का ये रो और कॉलम मैंने छोड़ दिया, इसको सॉल्व करूंगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे 4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 1 1 जा -1 यानी कि +1, ये रिजल्ट हो जाएगा, हमको 5 मिल जाएगा। ये हो गया। इसके लिए देखिए 1 2 के लिए सॉल्व कीजिए, इसके लिए 3 के लिए, तो 3 का मैं 3 के लिए 1 और 2 है, रो और कॉलम को आप -1 पे पावर ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। -1 पे पावर ऑड यानी कि रिजल्ट क्या, माइनस बनेगा, माइनस मैंने लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं माइनर के लिए इसको, तो ऐसे में
3 के लिए आपने कॉलम और रो छोड़ दिया तो मिल गया आपको ये ऐसे 1 1 और 3 -2। कैसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा -2 यहाँ मिल गया, 2 1 जा -2 और यहाँ पे 3 1 जा -3। तो ऐसे में हमको क्या मिल गया, ये माइनस माइनस मिल के ये आपको 5 मिल गया। तो इस तरह से आप और भी कोफैक्टर्स पता करेंगे। यहाँ आपने 1 3 के लिए लिया, C13 के लिए तो 1 और +3 4 -1 पे पावर इवन, तो रिजल्ट आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसके लिए, ये थर्ड के लिए है तो रो और कॉलम मैंने छोड़ दिया। इसको सॉल्व करते हैं, 1 3 जा -1 हुआ और यहाँ पे +6 हो गया। ये भी रिजल्ट दे दिया आपको F5। तो इस तरह से आप सॉल्व करके निकालेंगे। मैं हर एक के लिए सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देख करके, और बाकी तरीका आपको पता चल गया कि कैसे आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो अब आगे मैं लिख दे रहा हूँ, ये बन रहा है, ये तीनों 5 5 5 बन गए। अगला जो है वो है, यहाँ सॉल्व करने पे आपको मिल जा रहा है 3 -13, यहाँ मिल जा रहा है 3 -13 आ जा रहा है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11। ये हो गए कोफैक्टर्स। फिर अगला आपको थर्ड रो के लिए कोफैक्टर्स मिल जा रहे हैं 9 1, यहाँ मिल जा रहा है 9, ये 1, और ये आपको मिल जा रहा है -7 मिल गया। तो आइए 1 2 के लिए चेक करते हैं कि हमने तो देख के लिख दिया, लेकिन आइए 1 2 के लिए चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। सपोज कीजिए C22 के लिए हमको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या है, किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -2 के लिए आप क्या करने वाले हैं, 2 और 2 4 होता है, -1 पे पावर 4 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, -1 पे पावर 4 का पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, अब माइनर कितना आता है देखते हैं। माइनर के लिए, इसके लिए आप ये रो छोड़ देंगे और एक कॉलम छोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा 2 3 3 -2। तो सॉल्व करेंगे, 2 -2 -4 हो जाएगा, और 3 3 जा -9, -4 और -9 -13 मिल जाएगा। ये सही है। एक और इसके लिए 3 3 के लिए देख लेते हैं। 3 3 के लिए देखेंगे आप तो 3 और 3, -1 पे पावर 3 + 3 6, -1 पे पावर इवन। तो इवन का मतलब आपको क्या मिलने वाला है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा -1 तो पॉजिटिव हो गया। अब हम देखते हैं माइनस क्या मिलता है, माइनस के लिए क्या मिलता है। तो -2 वो पोजीशन है 3 3, तो आप इसके रो को छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 2 2 जा -4 और 3 1 जा -3, -4 और -3 -7। तो इस तरह से सारे कोफैक्टर्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, आपको एडजॉइंट ए निकला है, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है और इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। तो अब मैं लिखने वाला हूं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो गया कि एक हमको इसके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाना है और बनाना है उसके बाद टी मैंने ऊपर लिख दिया, इसको डैश भी लिखा जा सकता है और टी मीन्स ट्रांसपोज बताता है, इसका करना होगा। या डैश अगर ऊपर रहता है तो इसका भी मतलब है कि हमको उसके मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर से हमारा यहाँ फर्स्ट रो के लिए 5 5 5, सेकेंड रो के लिए हो गया 3 -13 और 11, और फिर थर्ड के लिए हो गया 9 1 -7। तो ये जो हुआ, जो मैट्रिक्स बना इसका टी मीन्स ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो ये कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो ऐसे में चलिए लिखते हैं, ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बनाने वाला हूँ, फर्स्ट कॉलम बन गया 5 5 5 लिख दिया।
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाने वाला हूँ। 3 माइनस 13 हो गया ये, और ये 11 हो गया। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाने वाला हूँ। 9 1 माइनस 7। तो अब मैंने क्या किया, इसके रो को कॉलम में बदल दिया। अब ये एडजॉइंट ए मतलब जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना था उसका ट्रांसपोज कर दिया, और ये जो मिल गया उसको फैक्टर्स का से मैट्रिक्स जो बना था उसका ट्रांसपोज हो गया, यानी कि एडजॉइंट ए मिल गया। अगला काम आपका क्या है कि ए इनवर्स पता करना। तो ए इनवर्स आपने देखा था, ए इनवर्स का जो फार्मूला था ए इनवर्स का, वो रिप्रेजेंट हुआ था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो आइए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करके देखा था कि 40 आया था, 0 नहीं आया था, 40 आया था। तो लिखता हूं 1/40, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स मिला है वो लिखूंगा मैं। तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स यही है हमारा, जो 5 3 9 और ये 5 माइनस 13 1, फिर यहां देखिए 5 11 और ये -7। तो ये जो है आपका निकल गया ए इनवर्स। आगे क्या काम करना है, फार्मूला अगर याद हो आपको तो मैं एक बार फिर यहाँ लिख रहा हूँ वो फार्मूला, कि हमको एक फार्मूला निकला था x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमको पता करना है लास्ट में। तो इसके लिए हमको ए इनवर्स हमको मिल गया, ये हो गया मैट्रिक्स ए इनवर्स। बी हमारे पास ऑलरेडी है, इक्वल टू के उस साइड के जो भी एलिमेंट थे उससे हमने एक मैट्रिक्स बनाया था। उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा x की वैल्यू होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं उसके आगे। तो अब मैं यहाँ लिखने वाला हूं, ये मुझे चाहिए, इसको मैं रख रहा हूं, बाकी को मैं मिटा दे रहा हूं। तो मुझे करना क्या है, हमारा फार्मूला जो है, फार्मूला है ये x इक्वल टू ए इनवर्स बी हमको चाहिए। तो x जो हमारा मैट्रिक्स था वो x मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ हमारा मैट्रिक्स जो x था वो लिखा था मैं x y z, यहाँ पे लिखा गया था इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रखा हूं, वो लिखता हूं 1/40, और ये मैट्रिक्स हो गया 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 -7। तो ये हो गया ए इनवर्स। और बी मैट्रिक्स मैं शुरू में ही लिखा था, वहां से देख करके फिर लिखा जाए। तो बी मैट्रिक्स था हमारे पास, उधर की वैल्यू जो लिखे थे 5 - 4 3 था, 5 - 4 3, यही वो मैट्रिक्स है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 1/40 आगे अभी लिख दे रहा हूं, और इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इन मैट्रिक्स का। ठीक, आपको पता है कि मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, रो इंटू कॉलम से एक एलिमेंट बनता है, सेकेंड रो इंटू दिस कॉलम सेकेंड रो बनेगा, थर्ड रो इंटू कॉलम। तो मल्टीप्लाई किसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 मिल गया, 5 5 जा 25, और ये 3 4 जा 3 4 जा आपको मिल गया -12 मिल गया। फिर आगे क्या मिल गया, 9 3 जा 27। फिर आगे आप देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 जा 25 मिल गया आपको, और 3 4 जा 13 4 जा 51 52 52 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 52 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पे 3 1 जा ये +3 हो गया। फिर थर्ड रो का कॉलम से मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 25 ही होगा। यहाँ आप देखिए 11 4 जा 44 हो रहा है, -44 हो रहा है।
और यहाँ पे 7 3 जा -21। तो इस तरह से 140 हो गया। और ये वैल्यूज क्या क्या मिले इसको जरा लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल जा रहा है। यहाँ देखा जाए तो आपको मिल रहा है क्या 40, यहाँ मिल जाएगा आपको 40। यहाँ पे देखते हैं क्या मिल जा रहा है हमको 55 25, यहाँ मिल जा रहा है 80, यहाँ मिल गया आपको 80 मिल गया। और यहाँ देखते हैं क्या मिल गया, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आपको मिल जाएगा 65 और ये निकल जाएगा तो -40 यहाँ मिल गया। ये वैल्यूज मिल गए हमको 40, 80 और -40। अब देखते हैं कि आपको आगे करना क्या है। आगे आपको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स के आगे कोई मल्टीपल हो, उसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स में तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो इस 40 का मल्टीप्लाई इसके हर एलिमेंट में आप कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैट्रिक्स है x y z, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का तो मिल जाएगा 40 by 40, यहाँ मिल जाएगा 80 by 40 और यहाँ मिल जाएगा -40 by 40। तो ऐसे में आपको रिजल्ट मिल गया यहाँ पे 1 2 और -1। तो अगर आप कंपेयर कर दें दोनों साइड में मैट्रिक्स को तो आप देख सकते हैं x = 1 मिल गया, y = 2 मिल गया और z = -1 मिल गया। तो इस तरह से जब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलता है तो इसके सॉल्व करने का यही तरीका है। ऐसे ही आप सॉल्व करें, 1-2 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करके इस मेथड को कंफर्म कर लें, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन का आना 100% श्योर है। बाकी कुछ और भी टॉपिक्स हम टच करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, 100% श्योर होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट है।